अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ओहदे की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर दिफा परवेज़ खटक ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफ़र की है कि हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश की तरदीद करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट के पास तमाम पार्टियों के मेंबरान बैठे थे। मीटिंग के दौरान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हुकूमती वजीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के मुताबिक जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम नहीं करती उस हुकूमत की ऑफर की कोई हैसियत भी नहीं है। पीटीएम ने जो फैसला किया है हम उसके पाबंद हैं और पीटीएम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और मुत्तफिक है। एक तरफ हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीएम की खुसूसी कमेटी ने भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। हुकूमती वजीर की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश के बाद सवाल ये पैदा होता है कि किस बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम को ओहदे की पेशकश की गई है। कुछ लोगों के लिए तो बड़ी हैरान कुन बात है ये, लेकिन बहुत से सियासी हलकों के नज़दीक तहरीक इंसाफ का जमीयत उलमा इस्लाम को इस ओहदे की पेशकश करना कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान को यूटर्न्स का मास्टर समझा जाता है। माजी में इमरान खान काफ लीग और MQM की क़यादत के बारे में भी जो कुछ कहते रहे, बहुत कुछ कहते रहे, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज क्या करें, ये जमात हुकूमत का तो हिस्सा हैं। एक तरफ हुकूमत PDM की अहम तरीन जमात को डिप्टी चेयरमैन के ओहदे की पेशकश कर रही है, तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को अली हैदर गिलानी से मुतालिक वीडियो में नज़र आने वाले अफराद को फरीक बनाने की भी हिदायत की है। अब एक तरफ हुकूमत इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, तो दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बदउनवानी आम होने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस कौम की अखलाकी कदर ख़त्म हो जाती है। बदउनवानी काबिल कबूल हो जाती है, इसे बुरा तक नहीं समझा जाता और फिर अगर कोई खाता है, लगाता भी है, ये कहा जाता है, या एक ज़रदारी सब पर भारी जैसा मरहला आ जाता है। वज़ीर आज़म के मुताबिक जिस तरह के इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं वो अब हम नहीं कर सकते। हमारे इंतखाबात ऐसे होने चाहिए कि जिसकी मिसाल अमेरिका में मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी कोशिश कर ली लेकिन वो सदारती इंतखाब में धांधली के लिए एक चीज़ नहीं ढूंढ सका। एक तरफ वज़ीर आज़म अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद सादिक संजरानी की कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं, पुरएतमाद हैं, तो दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि सोच रहा हूँ कि DG ISPR को ख़त लिखूँ। DG ISPR ने कहा था कि सियासत में हमारी कोई मदाखलत नहीं, हमने कहा था कि ये वक्त बताएगा। सेनेट इलेक्शन और एतमाद के वोट में जो हुआ वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ था। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना सकती है? सवाल ये भी अहम है कि हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश आखिर क्यों की? ये भी अहम सवाल है कि क्या चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी तारीख दोहराने में कामयाब होंगे? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज गुल साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इमरान खान साहब के ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। थोड़ी सी इसकी झलक मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी दिखाई। ये परवेज़ खटक साहब ने जो अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, क्या इसके पीछे कहानी है? उन्होंने ज़ाती हैसियत में कहा, पार्टी के इल्म में था, ये हुआ कैसे सब कुछ? थैंक यू शाजिया। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे ख्यालात थे नहीं, हमारे ख्यालात हैं। सारी दुनिया को पता है कि मौलाना फजल रहमान डीजल के परमिट पे बिक जाते हैं और वो कश्मीर कमेटी के रहते हुए कश्मीर का उन्होंने बड़ा गर्क किया। 14 लाख की लस्सी पी गए और उनकी जितनी भी जायदाद है, ना उनके पास कोई तनख्वाह है, ना उनके पास कोई बिजनेस है, ना उनके पास कोई कारोबार है, लेकिन उनके पास अरबों खरबों की जायदादें। और जब उनसे सवाल करो तो वो आगे से कहते हैं कि नैब कौन होता है मुझसे पूछने वाला।
वाला, खुद साख्ता अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, खुद साख्ता अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और जिस पार्लियामेंट को वो धांधली का ज़दा कहते हैं, इससे से वो डॉक्टर आरिफ अलवी के मुकाबले में प्रेसिडेंट लड़ना चाह रहे थे, जिससे वो बुरी तरीके से हार गए। अब यहाँ तक ये बात आती है कि खटक साहब ने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कोई ऑफर की है। सबसे पहली बात ये, मैं टेक्निकली जरा थोड़ा सा इसको आंसर कर दूं, हमारे जो चेयरमैन हैं और जो मौजूदा हैं और जो हमारे कैंडिडेट भी हैं सेनेट के, वो सादिक संजरानी साहब हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट चेयरमैन। और मैं तो खुद सेनेट में जाती हूँ, सेनेट में जितना क्वेश्चन आंसर का और जितना अगर कोई रेजोल्यूशन आती है, अपने मिनिस्टर के बारे में बात करने का मौका मिलता है, बड़ा ही अच्छा और डिसेंट फोरम है। वहां पे जब स्टेट की अलामत के जो भी इदारे हैं, वहां पे अगर छोटे सूबों को नुमाइंदगी जैसे बलूचिस्तान को चेयरमैनशिप दी गई, तो ये तो बड़े ऑनर की बात है। वो अदम एतमाद के बाद जो पिछले उनके ऊपर अटेम्प्ट की गई थी, उसके बावजूद भी अपने तमाम जो अपोजिशन कारकुन थे वो उनके पास बाद में भी गए, उन सबको सेनेट में सुनते भी हैं, उनका अपना एक अच्छा किरदार है। उनको ऑफर किस तनाजुर में किया परवेज खटक साहब ने, ये बताएं। बिल्कुल भी जी, मैं यही आपको कह रही हूं। तो अपने सेनेट के चेयरमैन को उम्मीदवार के साथ खटक साहब की बिल्कुल भी बनती है कि वो जाके उनके लिए वोट मांगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। हमारी पार्टी का तो अभी तक डिसीजन ही कोई नहीं हुआ। एक फिलर शायद किसी ने छोड़ दिया हो, मजाकन किसी ने नहीं, परवेज खटक ने, इस मुल्क के वजीर दिफा ने। इतना ही फिलर नहीं है वो, एक बड़ी मुझे मजाकन कह दिया होगा, मैं यही तो कह रही हूँ। नहीं, मजाक उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन ये कि अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को इतना ही उनके ऊपर एतराज था, तो जिनके लीडर को लोग डीजल कहते हैं, उनके साथ वो बैठना भी ना पसंद करते, उनके साथ अंदर रूम में से आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी एक बलोचिस्तान से जब हमने सादिक संजरानी साहब को कैंडिडेट बना दिया है, हमारे पास अपने एलाइज और अपने पीटीआई के कैंडिडेट क्या कम है जो हम इनको जाके ऑफर करेंगे। दूसरी बात है कि दोनों पेयर बलोचिस्तान से कैसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब हमारी तो खुद सेनेट के अंदर सबसे बड़ी हमारी सेनेटर्स हमारी ही हैं, सो ये कोई ऐसा चीज कोई ये बात खटक साहब को पता होनी चाहिए थी ना। पूरे मीडिया में जो है ना वो एक क्या कहते हैं तमाशा ही बन गया ना कि वो इमरान खान जो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में चले अच्छा शुगल लगा रहा है ना। अच्छा चले आपके नजदीक ये शुगल है, हम अभी भी यही कहते हैं। अच्छा चले ये बताएं कि इतने पूरे एतमाद कैसे है, सादिक संजरानी को कैसे आप दोबारा जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा सकते हैं? आज मीडिया और अपोजिशन को बड़ा अखलाकियात का दर्स दिया एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अगर मैं भी कोई दो चार बातें गिनवाने लगूं तो इखलाकियात का फिर जनाजा वहां पर भी निकलता था। जब 2018 में इन्हें चेयरमैन सेनेट जरदारी साहब के साथ मिलकर बनाया गया, जब चोर जिसको आप चोर और डाकू कहते हैं, फिर चौधरी सरवर साहब का इलेक्शन आज भी अपने साथ बड़े सवालात लेकर खड़ा है। फिर इसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी अक्सरियत में थी, उसको आप लोगों ने नाकाम बनाया, उस पर भी इखलाकियात के बड़े सवालात उठते हैं। अब फिर 12 मार्च को जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, नंबर्स आप लोगों के कम है, 3 से 4 वोटों का फर्क है, फिर इतने पूरे एतमाद क्यों हैं आप लोग के ये बन जाएंगे चेयरमैन सेनेट? कैसे? अच्छा देखिए शाजिया, सबसे पहली बात तो ये कि वाज़े अक्सरियत इस वक्त अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सेनेट में है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एलाइज भी मिला के, इंडिपेंडेंट भी मिला के, कोई ऐसा कोई अपोजिशन के पास कोई ऐसे कोई मेगा जो है मेजॉरिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि अदम एतमाद के टाइम पे भी जब सेनेट चेयरमैन को ये लोग हटाना चाहते थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने खुद जो है वो वोट दिया सादिक संजरानी साहब को। ये उनका अपना एक कैरेक्टर है, और चूंकि बहुत सारे लोगों में नेशनल नैरेटिव में लोगों के अंदर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों में ये एक वो होता है, नैरेटिव बिल्डिंग होती है कि हमेशा आप एक छोटे सूबे को भी नुमाइंदगी दें। तो दूसरी बात ये है कि सादिक संजरानी साहब सबसे वोट मांग रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं क्योंकि 25-35 वोटों का फर्क है, इक्का दुक्का वोटों का फर्क है, और वो इंडिपेंडेंट जो है वो सादिक संजरानी साहब को हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सादिक संजरानी साहब बनेंगे। दूसरी बात है कि कोई वो पहली दफा चेयरमैन नहीं बन रहे हैं, वो अपनी सीट को और अपनी जो पोजीशन है उसको दोबारा से वो करना चाह रहे हैं, रिटेन करना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी करना चाह रहे हैं, नंबर्स तो रिक्वायर्ड है ना, नंबर्स तो रिक्वायर्ड होने चाहिए ना। देखिए जी शाजिया, मैं तो आपको बिल्कुल कहा है कि सेनेट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो इस पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। कैसे? अपोजिशन को कोई क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं है। और अगर नंबर गेम्स पे शाजिया सवाल करनी है तो फिर अखलाकियात का जनाजा वाकई निकलता है कि हमें अपोजिशन से ये पूछना चाहिए, पीडीएम से ये पूछना चाहिए कि जब आपके पास अदद अक्सरियत इस हमले में नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके एलाइज के पास थी, तो यूसुफ रजा गिलानी एलिजेड ज्यूअल थीफ बाय FIA, वांटेड बाय FIA, और जो
जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 साल के लिए नाअहल किया था, वो कैसे जीत गया। और उनका अपना बेटा जो ज़मीर की खरीदो फरोख्त कर रहा था, वोट के पामाल करने के तरीके बता रहा था और निशान बता रहा था कि इतना निशान बनाएंगे तो नासिर शाह से फोन करवाने के बाद कह रहे कि आपको इतने पैसे देंगे। या फिर अगर राजा परवेज अशरफ साहब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े हो गए कि बाबा इन लोगों ने एडवांस पकड़ रखा है, तो फिर आई एम सॉरी, अखलाकियात का जनाजा तो वहीं पर ही निकल जाता है कि जब आपके पास अदद अक्सरियत नहीं तो आपने जफर रजा गिलानी को कैसे जितवा दिया, जबकि हमारी खातून जीत गई है। आप लोगों ने नहीं दिए आज तक कि कैसे उस तरीके अदम एतमाद को आप लोगों ने जो है ना वो नाकाम बनाया था, कैसे चौधरी सरवर साहब बने थे। उन सवालों के जवाब तो जाहिर है हमें भी आप लोगों से पूछने हैं। और फिर एक बात, अगर तो हाँ, जिन लोगों को बिकाऊ का नाम दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनको तो ढूंढ लें, उनसे तो पूछ लें, या पहले आप लोगों को पड़ी हुई थी एतमाद का वोट ले लें, बात की बात में देखी जाएगी। अच्छा शाजिया, 3 आपने मुझसे क्वेश्चन किए। एक तो पहले चौधरी सरवर का। चौधरी सरवर साहब जो है वो PMLN के टाइम पे थे, वो वहां से गवर्नरशिप छोड़ के, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में जब वो गवर्नर है, जमीन के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लाटों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, और वाकई में 35 साल से सगीरों और बदमाशों की जो सरपरस्ती वो PMLN ही कर रही है। और उनको मरियम नवाज कहती है कि वो PMLN का सरमाया है, तो वो छोड़ के हमारे पास आए हैं। तो वजाद बरादरी का, इलाके का, उनका PMLN के अंदर बड़े वो इंट्रेंच्ड है, उन्होंने खुद उनसे वोट मांगा था। तो 1-2 वोट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह कि आपने मुझसे सवाल किया कि जो 16 लोग या जितने लोग हमारे ऊपर जो सवालिया निशान था, देखें जमहूरियत के अंदर मतलब जवाब यही होता है, आप लोगों को एक्स्ट्रा वोट मिले। सुने जी, मैं यही जवाब वो जाती ताल्लुकात हैं, वो जातियात हैं, वो आपका अच्छा कैरेक्टर है। अगर ऑपोजिशन एक्स्ट्रा वोट ले जाए तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है। ये पैमाना आप लोग खुद अपनी मर्जी से कैसे सेट कर सकते हैं? नहीं शाजिया, हमने पैमाना तय नहीं किया। यूसुफ रजा गिलानी के बेटी की जो वीडियो आई, उसके बाद उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाजिया मलिक के साथ बैठ के, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वही इस वीडियो के अंदर है। और इस वीडियो में अचार बनाने के तरीके नहीं बताए जा रहे, यही बताया जा रहा है कि आपने वोट को चोरी कैसे करना है, कैसे, और वो 2 लोग सामने भी आए ना, और वो सिर्फ एक उनके बेटे नहीं है, तो फिर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ ना जी। अब शाजिया अगर आप मुझसे सवाल कर लेती हैं तो काइंडली अगर आप मेरा जवाब भी सुन लें, ठीक है। दूसरी बात यह कि जहां तक अगर वो हमारी पार्टी के लोगों ने जमीर बेचे थे, कैसे कमाल जमीर बेचे थे कि जो हमारी खातून सेनेटर है फौजिया अरशद साहिबा, वहां से तो वो 172 वोट ले लेती हैं, वो जीत जाती हैं। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में अखलाक की जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, और जमहूरियत में होता भी यही है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है या अपोजिशन को लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी नहीं रही है, तो वो अदम एतवाद, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के आता है। ये अगर आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर बेचना है ना, तो साजिश करके, खरीदो फरोख्त करके, जमीर बेच के, धांधली करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके अपोजिशन कभी भी कामयाब नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो जुर्रत का मुजाहरा करके और अपने लोगों को भी ललकारा कि आप अपनी क्यों आकबत खराब करते हैं, अगर आपको मेरे ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आए मेरे सामने खड़े हो जाए, तो वो सामने खड़े हो गए। तो इसका मतलब है कि हमने साबित कर दिया, नहीं इंशाल्लाह तब भी इंशाल्लाह संजरानी साहब जीतेंगे कि कोई वाज़ेह अक्सरियत अपोजिशन के पास नहीं है। तेरा को पता चलेगा। नहीं जी, इंशाल्लाह संजरानी साहब जीतेंगे क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत नहीं है अपोजिशन के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा। अब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी पॉलिटिक्स हुई हुई है। जिस तरह ऑपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, बावजूद इसके कि नंबर्स पूरे नहीं थे, इसी तरह बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत आज पुरएतमाद है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एक बार फिर से मुंतखब हो जाएंगे, नंबर्स पूरे नहीं हैं। आपको क्या लगता है इस पुरएतमादी के पीछे क्या वजह है? शुक्रिया शादिया जी। मैं अभी सुन रहा था जरताज गुल साहिबा को। देखिए वो यही कह रही थी ना, 2-4 वोट्स हैं तो 2-4 वोट्स ज़ाहिर है उनके कैरेक्टर्स होंगे तो वो सादिक संजरानी को दे देंगे। तो अब यही फार्मूला आप पीछे ले जाएं थोड़ा, तो यूसुफ रजा गिलानी को भी मेरा ख्याल है कैरेक्टर्स के तौर पे लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया होगा। ना उधर ये बात दुरुस्त थी, ना इधर ये बात दुरुस्त होगी, क्योंकि अच्छी मॉरल वैल्यूज़ तो ये होती है ना कि अब मॉरल वैल्यूज़ तो ये होती हैं कि आपने इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट खड़े होकर ये बात की, और उसके बाद भी ये बात की कि एजेंसीज को जो ब्रीफिंग दी गई हैं, और उन्होंने दूसरों को भी इलेक्शन कमीशन को भी ये मशवरा दिया था कि एजेंसी से ब्रीफिंग ले लें कि कौन लोग बिके हैं।
तो अगर इमरान खान साहब को एजेंसीज ने ब्रीफिंग दी है तो उन्होंने नाम भी बताए होंगे। जाहिर है उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं कहा होगा कि इतने लोग बिके हैं, उन्होंने तो पूरी डिटेल्स दी होंगी। तो वो डिटेल्स इमरान खान साहब के पास तो हैं, तो ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब के पास, और शेख रशीद भी उसको इंडोर्स कर रहे हैं, फिर उनको शो कॉज नोटिस पीटीआई क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल, वो एतमाद का वोट नहीं लेना था। नहीं चले, एतमाद का वोट मिल गया ना, अब कर दें। तो एतमाद का वोट, इस पर इखलाकियात के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए? बड़े दर्ज दिए आज भी कैबिनेट इजलास में, मीडिया को भी और ऑपोजिशन को भी। देखिए शादिया, अभी इलेक्शन कमीशन में आज जो प्रोसीडिंग्स हुई उससे आप अंदाजा करें कि ये कितनी तैयारी करके गए थे। यानी वो जो रिपोर्ट हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि जो वकील थे उनके पास, हालांकि बहुत रिस्पेक्टेड अली जफर साहब, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड, और हो सकता है कि कोई हो जाती है चूक कि उनके पास वो हल्फनामा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत है अली जफर साहब की, तो कोर्ट ने अलाउ किया, उसकी कमीशन ने अलाउ किया। फिर उसके बाद भी आप देखें कि जो यानी एंड कहाँ हुआ कि भाई जो लोग आप वीडियो मुझे दिखा रहे हैं वो लोग किधर हैं? यानी ये जो लोग हैं, और इसमें देखिए मेरा खैर और टॉक शोज में सुन रहा था, स्टिंग ऑपरेशन के क्या माने हुए? यानी अली गिलानी ने तो उनको नहीं बुलाया था। कि अली गिलानी बुलाते और उनको समझाते और उनसे फिर बार्गेन करते और फिर ये करते। ये तो इन लोगों ने बुलाया अली गिलानी को, तो ये तो बच के जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही। और वो सामने आ गए हैं जो दोस्त वीडियो में थे, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो अच्छा वहां एक्शन नहीं ले तो कम से कम इलेक्शन कमीशन में ये जो पिटीशन में उसका हिस्सा तो बनाए उन लोगों को। आज भी जो हियरिंग हुई उसमें यही तो सवाल किया गया कि भाई वो जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं वो उसको आप इसका हिस्सा बनाए ना अपनी पिटीशन का, क्योंकि उनसे तो पूछा जाएगा। उन्होंने अप्रोच किया अली गिलानी को। तो अगर स्टिंग ऑफ अगर वैसे होता कि अली गिलानी जिस तरह 2018 की वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बैग रखे हुए हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो अली गिलानी को बुलाते हैं, वो अली गिलानी से कहते हैं कि हम जो है वो वोट नहीं देना चाह रहे हफीज शेख को। तो जब आप ड्रामा स्टेज कर रहे हैं, एक ड्रामा स्टेज कर रहे हैं, तो ड्रामा तो फिर ड्रामा होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर एतमाद का वोट भी तो नहीं लेना चाहिए था ना? कुछ लोग तो जाहिर है उधर हुए, ज़ाहिर है ऑपोजिशन के वोट तो पूरे नहीं थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप इखलाकियात का दर्स देते हैं, इखलाकियात की बात करते हैं, तो फिर तो आपको एतमाद का वोट उन लोगों से लेना ही नहीं चाहिए था। पहले ढूंढ तो लेते उन लोगों को, फिर फैसला करते कि आपने लेना या नहीं। मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि आपने ले लिया ना एतमाद का वोट, ये ना कहें कि आपको नाम नहीं पता। अब ये जो बताते हैं, मैं सदाकत अब्बासी साहब को भी सुन रहा था, अली मोहम्मद खान को भी सुन रहा था, भाई 20 MPs के नाम आपको कैसे पता चले? उस वक्त तो ओपन बैलेट नहीं था। तो कैसे पता चले? आपने फौरन क्यों निकाल दिया? इसलिए कि वहां आपको पता था कि आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। यहां आपको पता है कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी अगर उन MNAs के खिलाफ, तो आप उससे ज्यादा बड़ा ऑफेंस कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैसे भी ले लिए, मुबैना तौर पे करोड़ों रुपया भी ले लिया, और वो पार्टी से भी एक तरीके से उनको माफी हो गई। चूंकि पार्टी की हुकूमत को कायम रखना है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो जिन्होंने 50-50, 70-70 करोड़ लिए, वो तो फिर आप दूसरे MNAs को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई कल मैं भी कर लूंगा, मैं भी सौदेबाजी कर लूंगा दूसरे मानों में, क्योंकि आप तो एक्शन नहीं लेते। आपकी गवर्नमेंट, इखलाकियात ये होती हैं कि आप हुकूमत को लात मारते, आप उनको निकालते, और नए इलेक्शंस होते तो आप ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड्स पे होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फैसल वाडा साहब का केस उठा लें कि जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं वहां से निकल के आपको दूसरी जगह अब्दुल कादिर का केस उठा लें। आज वो पार्टी में शामिल हो गए हैं, आपकी पार्टी ने एतराज उठाया, टिकट आपने वापस दिया, उसके बाद फिर उसको सपोर्ट भी किया, आज इसको पार्टी में भी ले लिया। मतलब मैं हैरान हूं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, इसका ये मतलब नहीं कि जो अपोजिशन कर रही है वो दुरुस्त है। अपोजिशन ने भी अखलाकियात के कोई मेयार कायम नहीं किए। अपोजिशन को भी चाहिए था कि अगर हफीज शेख जो उनकी मेजॉरिटी थी जीत जाते तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ सियासी अखलाकियात सिर्फ जो मेरे इंटरेस्ट में होती है, वहां मुझे सिर्फ सियासी अखलाकियात नजर आती हैं।
लेकिन इमरान खान या तहरीक इंसाफ पे इसलिए बात जाती है क्योंकि ये ज्यादा उसूल की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं। साहब, आपको पंजाब में लग रहा है कि कोई तब्दीली आ सकती है? जिस तरीके से ऑपोजिशन पंजाब के लिए बहुत एक्टिव हुई है, बुज़दार को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और ऑपोजिशन कामयाब हो सकती है, ऐसी कोई मूव देख रहे हैं आप पंजाब में? शादिया उस्मान बुज़दार इंतहाई खुशकिस्मत आदमी है। उस्मान, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, शायद कोई ना कर सके। उस्मान बुज़दार साहब चॉइस नहीं थे, नंबर 1 चॉइस। हाँ। लेकिन वो नंबर 1 चॉइस क्यों बने 2018 के बाद? क्योंकि तहरीक इंसाफ में 3 बड़े ग्रुप खुलकर सामने आ गए थे और इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो किसी एक ग्रुप का नॉमिनेट करते तो दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ होता। तो उन्होंने एक कैंडिडेट ऐसा निकाल लिया, उस्मान बुज़दार। और जब उस्मान बुज़दार को नामजद किया तो इमरान खान ने चौधरीज की सपोर्ट हासिल की और उनसे कहा कि इसको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के अंडर वो काम कर चुके हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनके वालिद भी काम कर चुके हैं। आज क्या सिचुएशन है, मैं क्यों खुशकिस्मत कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार के मसले पर पीडीएम डिवाइडेड है। पीडीएम डिवाइडेड है। वो ये कह रही, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी अगर आप चौधरीज को ही लाना है तो फिर उस्मान बुज़दार की बजाय हुकूमती इत्तेहादी का ही कोई आ जाएगा तो क्या फ़ायदा। वो चीज़ बुज़दार की सपोर्ट में जा रही है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन दूसरी है और इसमें अगर चौधरीज की आप सामने रखें तो चौधरीज को उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला नहीं मिलेगा। उनके पास ऑलरेडी 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें टोटली उनका रूल चलता है, उनकी डायरेक्टिव चलती है। तो वो क्यों, अगर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद करें तो अलग बात है, जो कि मुझे नहीं लगता। हाँ। तो उस्मान बुज़दार की लॉटरी जो है, जो 2018 में खुली थी, सही, वो खुली रहेगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना केसेस की गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती तादाद के बाद वायरस की तीसरी लहर का जो खदशा है अभी एक हकीकत का रुख इख्तियार कर रहा है। पहली और दूसरी लहर में मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की शरह अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में नहायत कम रही है। शायद यही वजह थी कि जहां हुकूमत ने अपने इक़दामात में नरमी बरती, वहां आवाम ने भी SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब इसको कतन खारिज अज़ इम्कान हम नहीं करार दे सकते कि हम वायरस को पलटने का एक और मौका दे रहे हैं। 2 मार्च को इस वबा से 75 अफराद हलाक हुए, जो 24 दिसंबर के बाद से एक दिन में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में इस वक्त केसेस मुस्बत आने का तनासुब जो है ये 4.2% है। पिछले 24 घंटों के आदाद शुमार को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1353 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात जो हैं ये 13,281 हो चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाने की सूरत में ही इस मोहलिक बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा जा सकता है, नबुर्दाज़मा हुआ जा सकता है। NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी, जिसके लिए 60 साल से ज़ायद उम्र के 3,28,090 जो है बुजुर्ग शहरी ये रजिस्ट्रेशन अब तक करवा चुके हैं, जबकि 3 फरवरी से जारी तिब्बी अमले के लिए आगाज़ किए जाने वाले कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक अब तक 62,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ख़तरे की बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जो रिस्पॉन्स है ये नहायत ही सुस्त रहा है। गुज़श्ता महीने पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया भी वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने मुलाजमीन को इंतबाह जारी कर चुकी है, जबकि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने के हक़ में ही नहीं है। सर्वे में शामिल अफराद ने इस ख्याल का इजहार भी किया है कि कोरोना वायरस के ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर
जो है वो पेश किया जा रहा है। लोगों में वो शऊर नहीं है इस वैक्सीनेशन के हवाले से, या अवाम लोगों को वो आगाही शायद देने में नाकाम रही है कि लोग इसकी अफादियत को समझने से कासिर हैं और नहीं लगवाना चाहती है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वैक्सीनेशन को। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, आज से 2 हफ्ते पहले जो हमें नंबर्स बताए गए, जो शेयर किए गए, बताया गया कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। इसी बिना पर आपको पता है कि स्कूल भी दोबारा खुले, दफातर में हाजिरी को भी 100% यकीनी बनाने का कहा गया, तकरीबात की भी इजाज़त मिली। लेकिन ये 2 हफ्ते के अंदर अचानक केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है? ये तीसरी लहर कितनी डेंजरस हो सकती है? मेरा ख्याल है शाजिया आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जो अभी मेरे पास इस वक्त नताइज जो सामने आए हैं, कल के दिन में, आज के दिन में 825 नए केसेस सामने आए हैं। और जो अहम चीज़ है वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर एक मुसलसल तादाद मरीज़ों की जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इस बढ़ती हुई तादाद की वजह से हम भी बहुत फिक्रमंद हैं। और बात असल में ये होती है कि आपको मईशत का पहिया चलाने के लिए ये सारी चीज़ें खोलनी भी पड़ती हैं। खोलने के बाद लोग जो हैं उनको बिल्कुल एहसास नहीं है इस बात का कि कोविड कहीं चला नहीं गया। कोविड अभी मौजूद है पाकिस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में मौजूद है। और वैक्सीनेशन ज़रूर शुरू होगी हैं, लेकिन वक्त लगेगा ये सारी वैक्सीनेशन का इफेक्ट होने में। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि आप हिफाजती तदाबीरें तो ना छोड़ें। हम तो जिन लोगों को वैक्सीन लगती है उनको भी कहते हैं कि आप मेहरबानी करके हिफाजती तदाबीर मत छोड़िए। वजह यह है कि नए नए किस्म के स्ट्रेन्स आ रहे हैं। अभी इस वक्त हमारी सिचुएशन सिर्फ हमारी मुल्क की नहीं, बाकी दुनिया की भी सिचुएशन इस तरह की है कि वाज़िया पिक्चर कुछ अरसे के बाद सामने आएगी कि आया ये जो वैक्सीन लग रही हैं कितनी इफेक्टिव हैं, कितने स्ट्रेन्स के खिलाफ ये काम करेंगी, और हम कितनी देर तक इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी रहेगी। सारी चीज़ें वक्त ने बतानी है। और इसलिए सबसे अहम चीज़ तो है कि खुद इंसान जो है उसको ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं? बहुत बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर? मैंने भी किसी से पूछा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए, तो 2-3 जगह से बड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला कि बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आप लोग, हुकूमत लोगों को वो शऊर नहीं दे सकी है, आगाही नहीं दे सकी है कि इस वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है, इसकी अफादियत के बारे में आप लोगों को सही तरह पैगाम पहुंचा नहीं पाए कि इतनी नेगेटिविटी है लोगों के दिलों में, जहनों में वैक्सीनेशन के हवाले से? देखिए, मकसद ये है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो, जिसकी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा खदशात हों, तो रोज़ाना की नई नई कहानियाँ बनती हैं। अहम चीज़ है कि सारी वैक्सीन जो हैं एक बाकायदा ह्यूमन ट्रायल्स के थ्रू गुजर के और फिर इस वक्त जो हैं वो नमूदात, आपको पता है कि देव कम फॉरवर्ड। ये जब तक रजिस्टर नहीं होती, जब तक आप एक प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल कर नहीं लेते, एक दफ़ा नहीं 3-3 दफ़ा ट्रायल्स हुई हैं इनके ऊपर। साइनोफार्मा जो इस वक्त हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा रहे हैं, और अब हम इंशाल्लाह बुजुर्गों के लिए भी शुरू कर रहे हैं, ये साइनोफार्मा हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। अमरात के अंदर जितने लोग हैं उनको साइनोफार्मा ही लगी है, और आपके सामने है वहाँ मैसिव वैक्सीनेशन हुई है, और कोई ऐसा एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो हैं उस तरह सामने बिल्कुल नहीं आए। माइल्ड साइड इफेक्ट्स, हल्का सा बुखार हो जाना, कोई थोड़ी सी गले में खराश वगैरह होना, वो तो देखिए ना, जब आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता है। हम भी जब अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी आप 1-2 दिन इनको थोड़ा सा कोई हल्का सा हरारत होगी, आप मेहरबानी करके पैनाडोल वगैरह दे दें, तो आपको हमेशा एडवाइस करते हैं। तो इसी तरह के माइल्ड, बिल्कुल बहुत ही माइल्ड किस्म के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आते हैं। वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वजह यह है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से आपको कम से कम आपकी जो अपनी कुव्वत मदाफियत है, इस वैक्सीन की एंटीबॉडीज बनने की वजह से मजीद उसमें मदद होगी। खुदा न खास्ता अगर लगे भी तो बहुत ही माइल्ड इलनेस लगेगी, वरना तो देखे ना बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनके लिए तो ये जानलेवा साबित होती है। आपके सामने है जो मेजॉरिटी हमारी फर्टिलिटीज हुई हैं या जो डेथ्स हुई हैं, अभी अगर मैं कहूँ तो पिछले 1 दिन के अंदर 35 लोग इंतकाल किए हैं। तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो
55 साल से ज़्यादा उम्र के हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। पूरी कोशिश होगी कि हम वैक्सीनेशन जो है ना उन लोगों को लगाएं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो उसका काम कल से इंशाल्लाह वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लोगों को भी लग सकती है जो हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका शुगर बड़ा हाई रहता है, शुगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल लग सकती, क्यों नहीं लग सकती। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि शुगर उस वक्त कंट्रोल होनी चाहिए, कोई एक्टिव उस वक्त इलनेस ना हो, तो सारे लोगों को ये वैक्सीन लग सकती है। और ख़ास तौर पे ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी इनको सबसे ज़्यादा इनकी कुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, तो इनको अगर वैक्सीन लगेगी तो इस मूजी बीमारी से इनकी बहुत बचत हो सकती है। ये भी बताइएगा, अब जब पहली लहर, दूसरी लहर, अब फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, वो रिकवर कर चुके हैं, तो दोबारा से भी उस शख्स पे जो है वो कोरोना अटैक कर सकता है, दोबारा से भी वायरस जा सकता है? अच्छा, मैं देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात है जिनको एक दफ़ा कोरोना हो नेचुरली उनकी अपनी कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज तो बन जाती हैं। हाँ। लेकिन आपको पता है पिछले दिनों में कई और भी सामने स्ट्रेन्स आए हैं। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जिनको हुआ भी है एंड दे रिकवर्ड फ्रॉम इट, अगर उनको मौका मिले तो ज़रूर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि उनकी कुव्वत मदाफ़ियत उससे बढ़ जाएगी। और उनको इस बीमारी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब वैक्सीन लगी हुई होती है तो खुदा ना खास तो कोई इन्फेक्शन भी हो जाए तो उसकी शिद्दत नहीं होती। सही, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहिबा, तो दोबारा से नज़रसानी हो सकती है? स्कूल जो खोले, दोबारा से आप लोगों ने तकरीबात की इजाज़त दी, जो दोबारा से गैदरिंग्स जिस तरीके से होना शुरू हुई, ज़ाहिर है हुकूमत ने इजाज़त दी, दोबारा इन फैसलों पर नज़रसानी हो सकती है सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को सुबह ब्रीफिंग दी थी, बताया था, उन्होंने मुझे बुलाया था और पूछा था, तो मैंने उनको ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि जी तादाद मरीजों की बढ़ रही है और हमें ये काफ़ी परेशान कुन बात है। और कल इंशाल्लाह NCOC के अंदर भी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कुछ ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे और हिफाजती तदाबीरें जो हैं वो सामने अगर लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस नहीं की तो फिर हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, उन इलाकों में जहाँ नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं उन इलाकों को बंद करने का और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो सारी बंद करनी पड़ेगी। लोग इस बात को समझते नहीं है। हज़ारों दफ़ा आपको पता है मेरे प्रोग्राम में आप लोग खुद भी इतनी ज़्यादा इस बात को बार बार लोगों के सामने दोहराते हैं कि आप खुद हिफाजती इक़दाम लीजिए, उठाइए, क्योंकि आपके हिफाजती इक़दाम उठाने से आप अपनी बचत कर सकते हैं। लोग उसको मजाक समझते हैं। आपको पता है आपके सामने आप कई लोगों से बात करेंगे जी कहाँ है कोरोना है, अभी तुम लगे रहते हो कोरोना है कोरोना, और उसकी वजह से क्योंकि वो उनका एटीट्यूड इतना कैजुअल होता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते जब तक उनके घर में कोरोना आना जाए। वो फिर जब कोरोना आता है तो फिर उनको समझ आती है, तो फिर जब कोरोना के बाद तो फिर तो सारे मास्क पहन के फिर रहे होते हैं। हाँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम की वसादत से कि प्लीज़ आप अपनी हिफाजती तदाबीरें बिल्कुल मत छोड़िए। आप अपना मास्क पहन के रखा करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आपको कोई नहीं मना कर रहा कि आप अपने रोज़मर्रा के काम ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ मास्क पहनते हैं ना तो 90% लोग जो हैं वो। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स की तहरीक के बाद अब बरतानवी शाही जोड़े के एक इंटरव्यू ने दुनिया भर में जारी नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ बहस को मज़ीद बढ़ा दिया है। बरतानवी शहज़ादे हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल ने मार्च 2020 में शाही हैसियत छोड़े जाने के बाद पहली बार एक डिटेल इंटरव्यू में खुलकर शाही महल और शाहाना ज़िंदगी के बारे में बात करी है। इंटरव्यू के दौरान मेगन मार्कल ने बताया है कि जब वो माँ बनने वाली थी तो शाही महल के अफराद उनके पैदा होने वाले बच्चे की रंगत से मुतालिक काफ़ी फ़िक्रमंद थे और बड़ी बातें करते हुए सुनाई देते थे कि जाने उनके बच्चे का जो रंग है वो कैसा होगा। जबकि शहज़ादा हैरी ने बताया कि उन्हें अपने ही ख़ानदान के एक फ़र्द ने उनके यहाँ पैदा होने वाले बेटे की रंगत का ताना भी दिया, लेकिन दोनों ने इस फ़र्द का नाम नहीं लिया। मेगन मार्कल के मुताबिक उन्हें इस बात पर भी बहुत सदमा हुआ कि शाही महल ने उनके बेटे आर्ची को शहजादे का लक़ब नहीं दिया और इसी वजह से ही उनमें गैर महफूज होने का ख्याल बढ़ गया। इंटरव्यू के दौरान मेगन मार्कल ने यह भी कहा कि शाही ख़ानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिला।
शाही ख़ानदान का हिस्सा बनने के बाद मुझे बिल्कुल खामोश करा दिया गया, मेरी किरदार कुशी की गई। मेगन मार्कल ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जब उन्हें मुश्किलात का सामना हुआ तो उन्होंने शाही महल के मदद करने वाले महकमे से भी मदद मांगी, मगर इदारे ने उनकी मदद करने से माजरत कर ली। तब उन्हें ख्याल आया कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। उन्होंने ख़ुदकुशी का सोचा, जबकि शहज़ादा हैरी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि शाही हैसियत से दस्तबरदारी का ऐलान किए जाने के बाद ही शाही महल ने उनकी जो माली मुआवनत थी उसको भी ख़त्म कर दिया। शहज़ादा हैरी ने बताया कि शाही महल के साथ इख्तलाफात की बिना पर अपनी माँ शहज़ादी डियाना की तकलीफ़ का सोचकर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो और मेगन तो एक दूसरे के साथ हैं, जबकि उनकी वालदा डियाना उस तमाम सूरत हाल में बिल्कुल अलग थी, तनहा थी। एक तरफ बरतानिया में नाज़रीन शहज़ादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल की जानिब से नस्ल परस्ती के इल्ज़ामात आयद करने पर एक तरफ इसको कहा जा रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि शाही ख़ानदानी मामलात पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। अब सवाल हमारा ये है कि ऐसे मामलात उन ममालिक की तरफ से सामने आ रहे हैं जो पूरी दुनिया को अखलाकियात का दर्स देते हैं, बराबरी का दर्स देते हैं, इंसानी हुकूक का दर्स देते हैं, तो ऐसे ममालिक से ऐसी आवाज़ें उठना ये कितना अलार्मिंग है। मैं बात करूंगी, मुझे समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा आपका। ताहिरा साहिबा, वही बात कि ऐसे ममालिक से इन चीज़ों का ऐसे नस्ली तासुबी वाक़यात का सामने आना जो पूरी दुनिया को दर्स देते हैं, बराबरी का, इंसानी हुकूक का, डीलिंग का, तो ये कितना अलार्मिंग है कि हम तो बात करते हैं पूरी दुनिया से नस्ली तासुब जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, तो कितना अलार्मिंग सिचुएशन है ये ऐसे ममालिक से ऐसी आवाज़ें उठना। जी बहुत शुक्रिया। मेरे नज़दीक अलार्मिंग का लफ्ज़ मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो जो अपने मुल्कों में करें हमें से क्या। हमारे लिए ये अलार्मिंग तो ये बात है कि 30,000 पाकिस्तानी ख़वातीन सालाना ज़चकी के दौरान, हमल के दौरान अपनी जान बहक हो जाती हैं, क्योंकि उनको सेहत की और तौलीदी सेहत की सहूलियात फराहम नहीं है। मेरे लिए ये बात अलार्मिंग है, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, और हमें पाकिस्तान से सरोकार होना चाहिए। ये है कि यहाँ पर कोई भी वाक़या होता है, आपको नजर रखनी चाहिए। सियालकोट मोटरवे का वाक़या हुआ, पूरी दुनिया ने इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। मतलब पाकिस्तान में जब कोई वाक़या होता है तो फिर हर तरफ से लानतान होती है, हर तरफ से तनकीद होती है, पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मैं उस कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही हूँ कि जब आपके मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप किस मुँह से फिर दूसरे ममालिक पर बात करते हैं? दिस इज़ माई बेसिकली क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही है। अगर हम मकरूज ना होते और कशकोल लेकर बरतानिया के सामने ना जा रहे होते तो हम शाही ख़ानदान को बुरा कहते। अगर हम कशकोल लेके साबिक सदर ट्रंप के सामने ना खड़े होते और अब सदर बाइडन के सामने ना खड़े होते, या चीन के सामने ना खड़े होते, या सऊदी अरब के सामने ना खड़े होते, तो फिर हमारा हक बनता था कि हम किसी और मुल्क को बुरा भला कहें और उनकी खराबियां और गलतियों की निशानदही करें। लेकिन बेगर्स कांट बी चूजर्स, और दो गलतियां एक सही नहीं कर देती। हमारा हाथ जब कशकोल वाला है और अगले का देने वाला है, तो फिर हम जो खराबी करें, गलत करें, हम बोल तो सकते हैं। मैं समझती हूँ बजाय इसके कि मैं तनकीद करूँ, मैं यहाँ पर एक तजवीज़ पेश करना चाहती हूँ कि कॉमनवेल्थ के ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि बरतानवी एम्पायर के साबिक ममालिक हैं, जो कि साम्राज्य निज़ाम के तहत और कॉलोनियल निज़ाम के तहत और इम्पीरियल निज़ाम के तहत हम पिसे हैं 200-300 साल, और अब हम लोगों ने आज़ादियाँ हासिल की हैं 20वीं सदी में जाकर। तो हमें कॉमनवेल्थ में ये सवाल उठाना चाहिए कि 80% 85% कॉमनवेल्थ के ममालिक जो हैं, जो अरकान हैं कॉमनवेल्थ के, दौलत मुश्तरका के, वो तो ना सफ़ेद फार्म हैं और ना यूरोपी ममालिक हैं, ना अमरीकी ममालिक हैं। हम तो अफ्रीका और एशिया के ममालिक हैं जो कि कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। तो या तो हम सब के सब इकट्ठे निकल जाएं कॉमनवेल्थ में से कि जी आपकी हमें नस्ल परस्त पॉलिसियाँ और आपके अल्फाज और आपकी गुफ्तगू हमें पसंद नहीं आई, तो हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, और या फिर कॉमनवेल्थ के अंदर कुछ ऐसा सिलसिला करें,
अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कुछ ऐसा सिलसिला करें कि इस तरह की नस्ल परस्ती आइंदा नजर ना आए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया समाजी कारकुन तालिला साहिबा मेरे साथ ही। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी दारुल हुकूमत और सूबों में इंतहाई कीमती और कमर्शियल लोकेशंस पर ब्यूरोक्रेसी के किनालों पर मुहित घरों का नोटिस लिया है, जिससे अफसर शाहिर में खलबली सी मच गई है। नाइट एडिशन को मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि अफसर शाही के ज़ेर इस्तेमाल घरों की ज़मीन की जो मालियत है ये 1000 अरब रुपए से ज़्यादा है। कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई हुकूमत इस अराजी को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? अफसरान के तर्ज रिहाइश में तवाज़ुन होना चाहिए, जिससे मुआशरे में क्लास सिस्टम को ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। सूबों में कई सरकारी जायदादें कई दहाइयों से ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इन जायदादों के लिए नेशनल ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने की हिदायत की है। दूसरी तरफ 1.5 साल गुजरने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुल्की एयरपोर्ट्स जो हैं आउटसोर्स करने के लिए काविशों में जो रुकावटें हैं ये ख़त्म नहीं हो सकी हैं। तफसीलात के मुताबिक 3 नए कवानीन का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है, लेकिन एक मखसूस लॉबी है जिसकी रुकावटों की वजह से ये जो कवानीन हैं ये फ़ाइलों में दब कर रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी को आइंदा इजलास में तीनों कवानीन पेश करने की हिदायत की है। अब सवाल ये है कि मुल्की मफाद में किए जाने वाले इक़दामात की राह में रुकावटें जो खड़ी करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन कब होगा? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। सुहेल भट्टी, कितने जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अफसर हैं ऐसे जिनके किनालों पर मुहित घर हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक्शन लेने पर मजबूर हुए हैं कि अरबों रुपए की ज़मीन है जो सरकार के पास होनी चाहिए, सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए? सर, ये मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जहाँ पर बहुत से सरकारी अफसरान जिन्हें कुछ रिहाइशों की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सरकारी अराजी का जायज़ा लिया गया, वफाकी दारुल हुकूमत में भी और सूबों में भी। तो वहाँ पता चला कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद का G6 सेक्टर, F6 सेक्टर और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं जो बहुत प्राइम लोकेशंस के ऊपर हैं और जहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कई कनालों पर मुहित घरों में क़याम पजीर हैं। सरकारी घर हैं ये, जिसके अंदर 2 कनाल 4 कनाल और कुछ सूबों के अंदर जो घर हैं वो 6-6, 10-10, 20-20 कनालों पर मुश्तमिल हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बरहमी का इजहार किया कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम क्लास सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, मुआशरे में जो एक तकसीम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब वो लोग जिन्होंने खुद ये ऐसी पॉलिसी बनानी है वो प्राइम लोकेशन के ऊपर कई कनालों पर मुहित घरों में क़याम पजीर होंगे तो कैसे ये सब मुमकिन होगा? और इसके साथ ये भी इस बात वहाँ पर इंकशाफ हुआ कि 1000 अरब रुपए से जायद की ऐसी अराजी है जो मुख्तलिफ सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़ है जहाँ पर ये घर हैं। ज़राए का ये कहना है कि दुनिया के अंदर बहुत ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे मकानात, ऐसे अपार्टमेंट्स तामीर किए गए हैं जो कम से कम जगह के ऊपर सरकारी अफसरान की ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मुगलिया दौर का जो एक रहन सहन था वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा और ये ऐसी लोकेशंस है जहां पर कुछ ये दिया गया है कि यहाँ पर भी अपार्टमेंट्स और उस तरीके के घर बनाए जाएंगे सरकारी अफसरों के लिए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर अब वर्किंग की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और वजारत हाउसिंग से तजवीज़ मांगी है और इसके साथ साथ ये भी तय पाया है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस सूबों में भी GOR के इलाके हैं और उसके अलावा बाकी कुछ ऐसी जगह जहाँ सरकारी जायदादें गुज़श्ता कई सालों से ऐसी मौजूद हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं है, जिसे किसी मकसद के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन दी है कि इस मकसद के लिए हमें एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी कायम करना होगी जो इन तमाम असासों को न सिर्फ लुक आफ्टर करेगी बल्कि उसके साथ साथ इनकी ऑप्टिमम इस जगह को, इन असासों को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है इससे मुतल्लिक भी ये कंपनी, ये अथॉरिटी अपनी तजवीज़ देगी ताकि कौमी खजाने को इसका कुछ फायदा हो और जो अफसरान हर साल रेनोवेशन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च
करते हैं उसका भी तदारुक हो सके, हमें कंप्रीहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है। लगता है अफसरशाही इतना आसानी से ये सब कुछ करने देगी? बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तजावीज़ मांगी है, ब्यूरोक्रेसी आसानी से ये सब कुछ होने देगी? यकीनी तौर के ऊपर रुकावटें खड़ी करेंगे और बिलखसूस वो हुकूमत जिसे बहुत से सियासी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो कितने फोकस होकर इस सारे मामले को परसू करते हैं। एक साल कबल भी इस किस्म की कोशिश की गई थी लेकिन ये मामला मटेरियलाइज नहीं हो सका, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी मांगी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मुल्क की एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं पिछले 1.5 सालों में, ये क्यों अपना ये मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है? रुकावट कौन पैदा कर रहा है? मखसूस लॉबी है जो चाहती है कि एयरपोर्ट का जो मौजूदा सिस्टम है यहाँ पर स्टेटस को बरकरार रहे। 1.5 साल कबल कोशिशें हुई, पहले कतर ने भी इसके अंदर दिलचस्पी का इजहार किया, फिर वो बैकआउट कर गए, प्राइम मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार किया। अब फिर प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि हमें कानूनी तौर के ऊपर रुकावटें हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए इदाराजाती इस्लाहात की सिफारिशात की रोशनी में 3 मुख्तलिफ कवानीन का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, पाकिस्तान सिविल एविएशन एक्ट और उसके साथ सिविल एविएशन एक्ट 2020, ताकि तमाम जो एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और उसके साथ जो फजाई अमूर के मामला हैं वो सब अलग हो जाएं। लेकिन अब इस मामले के ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जब बात पुरस की तो बताया गया कि ये कानून ओवरलैप हो रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, जबकि प्राइम मिनिस्टर के मुशीर ने ये मौकिफ इख्तियार किया कि इसके अंदर कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रही, सिर्फ किसी न किसी अनसीन रीजन की वजह से इसके अंदर रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिसको खत्म करके ये तीनों कानून फौरी तौर पर मंजूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।